सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज सुबह से ना मुझे स्कूल के दिनों में वो बैक बेंचर्स होते थे ना, वो याद आ रहे हैं। बैक बेंचर्स यानी जो टीचर की नज़रों से थोड़ा सा छिपते छिपाते पीछे की सीट पर बैठे रहते थे कि कहीं टीचर कुछ पूछ ना दे, कहीं किसी सवाल का जवाब ना मांग ले। और एक लड़ाई चल रही होती थी आगे बैठने वाले बच्चों की कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा। और बैक बेंचर्स में हमेशा बस ये रहता था कि पास हो जाए यार, ताकि पिटाई ना हो घर में। लगभग वही स्थिति है उन दोनों ही टीमों की जो आज IPL में भिड़ने वाली हैं, क्योंकि बैक बेंचर्स हैं और दोनों ही टीमें प्रयास ये करेंगी कि कम से कम 10वें पायदान पर ना फिनिश करें, थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये कहानी होगी आज के मुकाबले की। यानी पॉइंट टेबल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इन दोनों टीमों के लिए साख की लड़ाई है। मैच नंबर 62, इस पर बातचीत करेंगे, इस मैच के तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लखनऊ की टीम भी पहले आप के चक्कर में जो है वो पहुंच चुकी है प्लेऑफ की रेस से बाहर। उसकी कहानी भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं और वो यही कि IPL का आज मैच नंबर 62 यानी 62वां मैच खेला जाएगा। चेन्नई की टक्कर होगी राजस्थान से। दिल्ली में शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हैं, यानी आज का मैच सिर्फ और सिर्फ साख की लड़ाई है। साथ ही साथ कई बार इस बात की लड़ाई भी हो जाती है जब नीचे की टीमें होती हैं कि कम से कम हम अपने अंकों की संख्या को डबल डिजिट तक तो लेकर जाएं, कम से कम सिंगल डिजिट में हम नंबर्स लेकर ना आए, ताकि कुछ कहने को रहे, कुछ बताने को रहे। और जब इस सीजन के बाद एक वैल्यूएशन हो, एक चर्चा हो कि आखिर क्या सही नहीं गया, तो बात करने के लिए कम से कम निगाहों में निगाहें डालकर बात तो कर पाएं। वरना तो अगर आप बिल्कुल ही नीचे लगे रहे तो फिर कई बार शर्मिंदगी होती है, कई बार झुंझलाहट होती है कि आखिर क्या वजह बताई जाए। तो अगर आज का मैच इसी लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कम से कम अपने पॉइंट्स बेहतर कर लिया जाए। मेरे ख्याल से यही होगा अंकिता, क्योंकि आप प्लेऑफ की रेस से जब बाहर हो चुके हो, किसी टीम पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बहुत ज्यादा असर भी नहीं पड़ रहा हो आपके मैच का, तब फिर लड़ाई इसी बात की है कि आप अपनी साख कैसे बचाएं। आप जब इस सीजन के बाद फ्रेंचाइजी ओनर के साथ बैठे और वो पूछें कि भैया कहाँ गड़बड़ हुई, तो वो बता सकें कि साहब ये थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, लेकिन हम ठीक कर लेंगे। अब देखिए, चेन्नई की बात करें तो मतलब 5 बार की ट्रॉफी उनके पास है, तो उनके ज़्यादा मतलब उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा। और खासकर जब कहा जाता है कि भाई MS धोनी कप्तान है, और कप्तानी जब मिली है तो उस वक्त मिली जब लगा कि भैया धोनी जो है वो होनी को अनहोनी कर देते हैं। और हमेशा हमने देखा है कि उनमें कुछ ऐसी काबिलियत रही है जो मैच को एक तरफा अंदाज में अपने खाते में करते हैं, लेकिन इस सीज़न जो है उनका जो स्पार्क है वो नज़र नहीं आया। ओवरऑल टीम प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई। तो यहाँ पर यही भी होगा कि भाई अब तो पॉइंट्स टेबल पर कुछ रहा नहीं, प्लेऑफ की रेस से दोनों टीमें बाहर हो गई हैं, तो साख की लड़ाई, इज्जत बचाने की एक जंग जो है वो यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान रॉयल्स का ये 14वां मुकाबला होगा, यानी कि 13 मैच खेल चुके, आखिरी मुकाबला है। तो यहाँ पर राजस्थान की टीम भी चाहेगी कि भाई सामने जो 5 ट्रॉफी जिनके पास है उनके सामने अगर लड़ाई लड़ना है, तो कहते हैं ना, जंग में अगर आपको उतरना है तो आपको पता है कि भैया सबसे पीछे आप हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको अच्छा करना पड़ता है। और शायद आज के मैच में दोनों ही टीमें यही चाहेंगी कि भाई एक मुकाबला जो आखिरी बचा हुआ है खासकर राजस्थान के लिए। हालांकि चेन्नई की बात करें तो 2 मैच अभी बचे हुए हैं, तो चेन्नई फैंस भी चाहेंगे कि आज के मैच में MS धोनी कुछ तो कर दे, मतलब कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि फैंस थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए उनका। और हमने देखा कि भले टीम जो है वो निचले पायदान पर है, लेकिन निचले पायदान पर भी लड़ाई जो है वो लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा बैक बेंचर और मतलब लास्ट में पोजीशन में कौन आने वाला है। बिल्कुल, अंत भला तो सब भला, कम से कम कहने को रहेगा कि हाँ, हमने जो मोमेंट था, बस हमारी टीम बहुत अच्छी थी, प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो मोमेंटम था वो हमको लेट जाकर मिला, तब जाकर मिला जब हम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। कुछ वैसे ही जैसा काम हैदराबाद की टीम ने किया, बाहर होने के बाद लखनऊ का खेल खराब कर दिया। हालांकि इस मैच में कुछ इस तरह का खेल खराब होने वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन वही बैक बेंचर्स ना बने। राजस्थान पर खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका आखिरी मैच है, अगर वो हार गए तो फिर उनका आखिरी पायदान पर रहना तय हो जाएगा। तो संभवतः वहां पर आपको एक स्पार्क दिखाई दे। चलिए, चेन्नई ने 12 और राजस्थान ने 13 मैच खेले हैं, यही हम आपको बता भी देते हैं इस अपडेट के जरिए। राजस्थान रॉयल्स और CSK दोनों को सिर्फ 3-3 जीत मिली है। RR पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर है, CSK पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर है। CSK RR से पिछली हार का बदला लेना चाहेगी, लेकिन इस बदले को लेने की चाहत में वो किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये निर्भर करता है मैच के नतीजे पर। रही बात
अनहोनी को होनी बनाने वाले धोनी की, तो वहां कहानी कुछ ऐसी है कि जब कप्तानी मिली तो जो धोनी के हार्डकोर फैंस हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि उनसे कहा जाए कि चेन्नई या धोनी में से कोई एक चुनो तो वो धोनी को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी है वो धोनी के प्रति ज्यादा है, वो चेन्नई के लिए शायद उतनी नहीं हो। तो वो फैंस जो हैं उनके चेहरे खिल गए थे जब धोनी ने कप्तानी संभाली थी, जिसका जिक्र अभी अंकिता भी कर रही थी। लेकिन अंकिता, मतलब ये स्वीकार करना होगा, कर ही लीजिए अब, कि हर मैच में लगा कि शायद अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां 50 तरह की डिश रखी थी, आपकी शुरुआत की 6 डिश खराब हो गई, आपको लगा शायद 7वीं थोड़ी सी अच्छी हो, 8वीं थोड़ी सी अच्छी हो, आप 20-25 डिश खा गए, अच्छी डिश मिली नहीं खाने को। और देखिए यही चीज़ें होती है कि भाई मतलब इतनी ट्रॉफियाँ इनके पास है, और फिर ये लगता है कि भाई कुछ तो अलग करेंगे। अभी चलिए ठीक है, स्टार्टिंग के आप मैच हारते हैं, लेकिन फिर बाद में जैसा आरसीबी ने 2024 में किया था वैसा ही कुछ करेंगे, और ऐसा ही फेरबदल के लिए जो है वो चेन्नई जानी भी जाती है। लेकिन इस सीज़न जो है वो सिर्फ आप एक खिलाड़ी जो है वो हम बार बार बात करते हैं कि एक खिलाड़ी जो है वो आपको मैच नहीं जिता पाएगा। ओवरऑल टीम कैसा करती है, यूनिट आपकी कैसी है, यूनिटी टीम में कैसी है, कॉम्बिनेशन कैसा है, वो भी मैटर करता है। खिलाड़ी तो बहुत बदले गए, लेकिन तकदीर जो है वो बदली नहीं है। मतलब MS धोनी के साथ हमने ऐसा कभी देखा नहीं जो साल 2025 में हमने देखा है, किस तरीके से बुरी हार, मतलब 10वें पायदान पर आप लगे हुए हैं और वहां से भी भले प्लेऑफ के लिए से आप बाहर हो गए, लेकिन उसके बाद भी मैच आप नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भले ही टीम में बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सामने वाली टीम को भी आपको कमतर नहीं आंकना चाहिए। आज साख की लड़ाई है, देखते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि भाई जो फैंस हैं वो मौजूद वहां पर होंगे, और चेन्नई वर्सेस अगर धोनी को पिक करना हो तो डेफिनेटली जो फैंस हैं वो धोनी को पिक करेंगे। तो धोनी को देखने के लिए मैदान पर जो है वो पीला समंदर होगा। क्या पीला समंदर जो है वो आज खुशियों की लहर लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल ये उम्मीद तो कम से कम होगी ही चेन्नई के फैंस को कि वो पीला समंदर जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो आए, और वो खुशियों की लहरें भी लेकर आए। क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अंत भला तो सब भला, जब आपके हाथ में प्लेऑफ की रेस में जाने का टिकट नहीं मिलेगा, ये बात तय हो चुकी है, तो फिर आप अंत में अपने दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं, आप अपनी टीम की तैयारियों को एक नए सिरे से जांच और परख सकते हैं, आप अपने आप को ये भरोसा दिला सकते हैं कि चलिए ये सीजन हमारा अच्छा नहीं गया, हम अगले सीजन में बेहतर करेंगे। आप नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। ये सब कुछ चेन्नई की टीम कर रही है। तो क्या ये जो प्रोसेस है, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का ये प्रोसेस जीत में कन्वर्ट होगा, यही कहानी आज के मैच में रहेगी। चलिए, धोनी की जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा और विस्तार देते हैं कि किस तरह से चेन्नई का कप्तान बदला, लेकिन किस्मत नहीं बदली। सीएसके की कप्तानी शुरुआत में जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी। ऐसा लगा कि संभवतः ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो धोनी की मेंटोरशिप में, धोनी की लीडरशिप में एक कैप्टन के तौर पर खुद को मैच्योर करेंगे। धोनी भी उनमें कप्तानी के वो जो गुण होते हैं, वो जो तरकीबें होती हैं, वो इनकलकेट करेंगे। लेकिन ये सब कुछ तब होता जब वो खेल पाते। शुरुआत में ही चोट लगी, सीजन से बाहर हो गए। उसके बाद फिर ये लगा कि अब धोनी आ गए साहब, तो धोनी तो सब कुछ बदल के रख देंगे। लेकिन वो जो मिडास टच था, वो जो एक्स फैक्टर था, जिन चीज़ों के लिए धोनी जाने जाते थे, हमारी जनरेशन में जो जर्नलिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि धोनी जो है वो मिट्टी को छू ले तो सोना हो जाती है। और इसके उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण हैं। चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप आप याद कर लीजिए, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप आप याद कर लीजिए। धोनी फ्रॉम नोवेयर आते थे, चमत्कार करते थे और फिर चले जाते थे। इसके अलावा हमारी जनरेशन में अपनी ही लिखी लाइनें अगर मैं कहूं तो मैंने तो कई बार ये लिखा है कि धोनी जब कुछ नहीं करते हैं तब भी बहुत कुछ करते हैं। कैसे? कप्तानी से। हो सकता है आपको स्कोर बोर्ड पर धोनी के रन ना दिख रहे हो सकता है आपको स्कोर बोर्ड पर धोनी के कोई स्टंपिंग ना दिख रहा हो, कोई कैच ना दिख रहा हो, लेकिन फिर वो मैच में एक कोई डिसीजन ऐसा लेते थे कि मैच जो है उनकी झोली में आता था, उनकी टीम के। और उनकी टीम, ये भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है और चेन्नई के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है, लेकिन इस बार वो गुण भी नहीं दिखाई दिया, वो जो क्वालिटी थी वो भी नहीं दिखाई दी। और शायद फिर घूम फिर कर बात वहां पर आ गई कि अ कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। अगर टीम अच्छी होगी, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो कप्तानी भी अच्छी होगी, जो इस सीजन में नहीं हुई है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की टीम की। राजस्थान की टीम के साथ क्या गड़बड़ियां रही उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि वहां भी उम्मीद के मुताबिक जो है परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। राजस्थान एक ऐसी टीम रही है इस लीग के इतिहास में जिसने ना सिर्फ पहली बार ट्रॉफी जीती थी, बल्कि कहा जाए तो शुरुआत के मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करती थी, एक कंटेंडर के तौर पर अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करती थी बड़ी मजबूती से। लेकिन वहां भी यही कहानी हुई। संजू सैमसन चोटिल हुए, रेयान पराग को कप्तानी दी गई। इसका नुकसान यह हुआ कि पिछले सीजन के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में रहे रेयान पराग इस सीजन में अपने रोल को लेकर, अपने बल्ले को लेकर ही संघर्ष करते रहे। इस मुकाबले में संजू सैमसन की वापसी हुई है, लेकिन शायद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। अब यहां
यहाँ से कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है। हो यही सकता है कि राजस्थान भी अपनी तैयारियों को परखे, उस मोमेंटम को हासिल करने की कोशिश करे, वो दमखम दिखाए जो कागज़ पर उसकी टीम में दिखाई देता है। वरना चीज़ें दोनों टीमों के लिए सेम है कि प्लेऑफ का टिकट मिलना नहीं है, तो अब आगे किस तरह का मोटिवेशन होगा ये देखना होगा। बड़ी कॉमन सी चीज़ है दोनों टीमों में अंकिता, अगर आप देखें, और मुझे लगता है कि शायद आप कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो अपना प्लान ए बनाया था, जैसे ही वो प्लान ए डिस्टर्ब होता है, आप प्लान बी बनाने में जो समय लेते हैं वो, और प्लस जो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो रोल्स को लेके कंफ्यूजन आता है, वो शायद उससे संभलने के लिए जितना समय चाहिए उससे ज्यादा समय चेन्नई और राजस्थान ने ले लिया। वरना टीमें इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल टीमें बुरी भी नहीं है, और हमने देखा भी है कि भाई कप्तानी अगर बदलेगी तो सोच भी बदलती है। यहाँ पर कप्तानी की जो सोच है ना वो प्लेयर्स पर जाकर टिकती है कि भाई वो कप्तान जो है उसकी सोच अलग होती है, उसकी अप्रोच अलग होती है, टीम थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन जैसे ही कप्तानी चेंज होती है तो सामने वाले कप्तान का भी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये जो फेरबदल होता है उसके लिए टीम को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब तालमेल जो है वो बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आरआर के लिए भी ऐसा ही हुआ है। स्टार्टिंग के मैचेस में हमने देखा कि संजू ने कप्तानी की, फिर उसके बाद रियान पर आ गए, और वो प्रेशर जो है वो रियान नहीं ले पाया। जैसा कि हमने बाकी टीमों के साथ भी देखा है कि अगर आपको अचानक से कप्तानी मिलती है, जैसे आपको डिसाइड होता है कि भाई आप कप्तान है तो आप लीड करेंगे, उस तरीके से आपका प्रदर्शन भी टीम देकर दिखाती है। लेकिन जैसे आपकी कप्तानी बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी जो टीम की सोच रहती है वो भी बदलती है। लेकिन वही है कि टीम में हर एक प्लेयर का जो है वो रोल भी होता है कि भाई अगर आपको एज अ ओपनर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके पास भी वो क्षमता होनी चाहिए कि भाई पावर प्ले का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और जब आपको टीम इंडिया में खेलना है तो वहां पर हर खिलाड़ी को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि केएल राहुल, भले ही टीम दिल्ली की हार गई थी लेकिन वहां पर केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है। तो ऐसे जायसवाल को भी करना पड़ेगा कि भाई अगर आपको टीम इंडिया में जगह पानी है तो कम से कम जो परफॉर्म है, जो प्रदर्शन है वो अच्छा करना पड़ेगा। बाकी तो अब टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गई है, लेकिन अब आप अच्छा प्रदर्शन करिए। एक शतक या कुछ बनाने के कहीं ना कहीं वो माइंड में रहना चाहिए कि भाई अब थोड़ा सा अच्छा खेल सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्लेऑफ में जाना है नहीं और बहुत सारी चीज़ें आपके पास है नहीं, तो यहाँ से आप एक ईजिली मतलब माइंड में रख के बड़े मार्जिन की तरफ जा सकते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और टीम को जिताने की कोशिश करें। बिल्कुल, जब खोने को बहुत कुछ ना हो तो फिर कुछ पाने की कोशिश करें। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है, यही क्रिकेट का फ़लसफ़ा भी है। अब आप यहाँ से इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा कि 10 टीमों की लीग में अगर एक टीम 9वें नंबर पर है, एक टीम 10वें नंबर पर है, तो यहाँ इससे ज़्यादा बुरा अब क्या ही होना है। तो अब कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ से हम बेहतर क्या कर सकते हैं। यही शायद खेल हमें सिखाता भी है। खेल इकलौती ऐसी चीज़ है पूरी इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, जो हमें हारना सिखाती है, बाकी कोई हारना नहीं सिखाता हमें। चलिए खैर, दोनों टीमों के बीच किस तरह के रिकॉर्ड्स रहे इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अब तक जब भी लीग के इतिहास में ये दोनों टीमें टकराई हैं तब 30 मुकाबले खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को 16 मैच में जीत मिली है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 14 मुकाबले में जीत मिली है। यानी काफ़ी हद तक कट टू कट मामला है। लेकिन जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस बार दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। इसलिए अब यहाँ से बहुत कुछ खोने को नहीं है, जो भी हासिल कर सकें वो हासिल करना जरूरी है। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर फटाफट बात करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां पर बदलाव के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करेंगे। संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरॉन हटमायर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। तुषार देशपांडे, फजल हक फारूकी के जिम्मे तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा महेश तीक्ष्णा की जगह क्वेना मफाका को जगह मिल सकती है, को मौका मिल सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इसी लिहाज से हैं कि कैसे अब आप अगले सीजन के लिए संभलें, कैसे आपको अगले सीजन में किस तरह से तैयारी करना है, अपनी इस सीजन की गलतियों को पहचाने। कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया 11 खिलाड़ियों का, उसमें वो जो 4 फॉरेन प्लेयर्स रहे उनके रोल को थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा और एलिबरेट करें। यही सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब इन मैचेस में जो बचे हुए हैं वो आजमाए जाएंगे। हालांकि राजस्थान के लिए बहुत कुछ करने का मौका है नहीं, क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका है। चेन्नई की टीम फिर भी अभी एक मैच और खेलेगी, लेकिन राजस्थान का आज आखिरी मैच है। तो कोशिश यही करेंगे अंकिता, वो भी कि मतलब जीत के साथ जाएं, ताकि वो थोड़ा सा एक हाई नोट पर खत्म करें सीजन को। लेकिन ये आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब आपके पास लगातार हार का सफर चला आ रहा हो आपके साथ साथ, तो उससे जीत की पटरी पर वापस लौटना चैलेंजिंग होता है, चुनौती भरा होता है। अब आप उस चुनौती से कैसे पार पाते, ये देखना चेन्नई
के खिलाफ, ये देखना राजस्थान का काम है। चेन्नई के प्लेइंग 11 पर बात करते हैं, वहां क्या कहानी है। वहां पर भी बदलाव की संभावना है। ओपनिंग की जिम्मेदारी आयुष और उर्विल के कंधों पर होगी। उर्विल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था एक मैच में, और अभी से ही पिछले 5 मैच से ही समझ में आ रहा है कि किस तरह से चेन्नई की टीम अब 2025 में ही 2026 के सीजन की तैयारियों में लग चुकी है। सैम करन की गैर मौजूदगी में टॉप ऑर्डर में बदलाव तय है। सैम की जगह रचिन रवींद्र या डेवान कॉनवे जो है वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अंशुल कंबोज, खलील और पथिराना संभालेंगे तेज गेंदबाजी। तो मोर और लेस बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा परिवर्तन है वो इसीलिए है अंकिता, मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा और अपने आप को परख लें, थोड़ा सा अपने कॉम्बिनेशन पर काम कर लें, ताकि जब अगले सीजन की शुरुआत हो तो हमारे पास कुछ बेहतर डेटाज हो, कुछ बेहतर तैयारी हो, कुछ बेहतर खिलाड़ियों का वैल्यूएशन हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब सैम करन अगर नहीं भी है तो उन्होंने कुछ इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो चेन्नई के लिए किया भी नहीं था। बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो वहां पर विदेशी खिलाड़ियों को इतना ज्यादा बोलबाला हमने अभी तक देखा नहीं है। और चेन्नई की बात करें तो वहां पर रचिन रवींद्र की बात करें, जो पहला मैच मुंबई के साथ खेला गया था इस सीजन का, वहां पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी आई थी और फिर धोनी ने उस मैच को फिनिश किया था। उसके अलावा कोई ऐसा मैच जो है वो इस सीजन चेन्नई का याद नहीं आता है। और खासकर चेन्नई की टीम में भी हमने देखा है कि वो दमखम नजर नहीं आया। हालांकि 2026 की तैयारी करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं और वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत उनके लिए हो सकती है। लेकिन अभी आज के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत सारा चेंजेस अगर आप करेंगे तो भी दिक्कतें होंगी नहीं, क्योंकि आपकी टीम जो है बस वही है कि आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है। किसी भी टीम को यही लगता है कि भाई अगर जाते जाते हम फैंस को खुश करके जाएं और पॉइंट्स टेबल में थोड़े से आगे बढ़ जाए, मतलब अगर जब भी खंगाला जाए, रिकॉर्ड खंगाला जाए तो वहां से नंबर 9, नंबर 8 पर ही आ पाए, नंबर 10 पर कोई भी टीम नहीं आना चाहिए। और अभी चेन्नई के पास मौका है, 2 मैच और होने, यानी कि आज का मैच और एक मैच और बचा हुआ है, तो वहां से चेन्नई की टीम कुछ अच्छा कर सकती है। और धोनी को यहाँ पर दिखाना होगा। जो फैंस हैं सिर्फ धोनी के लिए स्टेडियम में पहुंचते हैं, जो खर्चे टिकट्स के होते हैं वो खर्चे करते हैं, तो धोनी को यहाँ पर कुछ अच्छा करना पड़ेगा, बैटिंग से भी और अपनी जो कप्तानी वाली उनकी सोच है उससे भी कुछ करना पड़ेगा। और वो धोनी जो है वो कर सकते हैं। हर एक मैच में जो उम्मीदें हैं, फैंस आज भी उम्मीद लेकर आए होंगे कि भाई क्या पता आज धोनी का वो चमत्कार जो है, वो धोनी मैजिक जो है वो आज के मैच में देखने को मिला। लेकिन टक्कर जो है वो सामने राजस्थान के इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि जब भी हारी, अभी जितने भी मैचेस हारी, बहुत ही कम मार्जिन से मैच को गवाई है वो। मतलब कहते हैं ना कि आप लक्ष्य के पास पहुंचकर और फिर आपके पांव पीछे हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ राजस्थान का भी सो फार वाली बात है। बिल्कुल। और चलिए एक बार और इंतजार कर लेते हैं। अंकिता बार बार कह रही हैं कि धोनी के लिए स्पेशल एक इंतजार कर लीजिए, तो कर लेते हैं। क्या पता शायद आज उस मैच में धोनी का वो जलवा दिखाई दे जो दिखाई देता रहा है। मैदान की बात कर लेते हैं, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर लेते हैं। वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं वहां के पिच को लेकर, मौसम को लेकर, क्योंकि इसी स्टेडियम में यह मैच खेला जाना है। विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। वैसे तो T20 फॉर्मेट का लब्बो लुआ भी यही है कि चूंकि ज़्यादातर जो दर्शक आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनको देखना होता है चौके छक्कों की बारिश, इसलिए बल्लेबाजी के लिए ही पिच जो है बनाई जाती है। मैदान थोड़ा छोटा है, इसलिए अपेक्षाकृत जो है आपको रन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और जो पहली पारी का औसत स्कोर है वो 190 से ज़्यादा का है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मैच में आपको अच्छे खासे रन दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ओस का असर होगा, और ओस का असर अगर होगा तो टॉस बहुत क्रूशियल होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश यही करेगी कि बाद में बल्लेबाजी करे, क्योंकि गेंदबाजी करना ओस में मुश्किल हो जाता है। गेंद को ग्रिप करना, स्विंग, सीम, स्पिन, कुछ भी करने में गेंदबाजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर वो कहा जाए तो हो भी नहीं पाता। तो इसलिए भी टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बीती रात की बात करते हैं, जहां हम लोग बड़े डिटेल में बात कर रहे थे कि नफासत का शहर है, नज़ाकत का शहर है, अदब का शहर है, तहजीब का शहर है लखनऊ। और लखनऊ जो है अपने ही घर में बड़ा उसको शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ की रेस से। लखनऊ एक और टीम हो गई है इस सीज़न में जो अब प्लेऑफ की रेस में नहीं है, जहां चेन्नई है, जहां राजस्थान है, जहां कोलकाता है, जहां हैदराबाद है, यानी वो टीमें जो इस बार प्लेऑफ में नहीं होंगी, उसकी रेस में वो नहीं है। क्या हुआ वहां पर? यह हुआ कि हैदराबाद ने 6 विकेट से जीत हासिल की। लखनऊ ने हैदराबाद को 206 रन का लक्ष्य दिया था, हैदराबाद ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। और बड़ा शानदार परफॉर्मेंस, दोनों बल्लेबाजी दोनों तरफ से अच्छी देखने को मिली। शुरुआत दोनों टीमों की अच्छी हुई, लेकिन फिर जो
आप हैदराबाद की टीम को जिस तरह से आकलन करना चाहिए, शायद वो आकलन करने में लखनऊ की टीम चूकी। हैदराबाद की टीम वो टीम है जो 280 रन के पार भी चली जाती है। उसके लिए अगर आप लक्ष्य सेट कर रहे हैं तो आपको फिर 225 230 रन तक जाना चाहिए था, लेकिन टीम जो है लखनऊ की वो रुक गई 205 रन पर ही। यानी विरोधी की ताकत को थोड़ा सा कमतर करके आंका, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन ये हम मैच के बाद बात कर रहे हैं, मैच के समय दिमाग में क्या था ये अभी कहना मुश्किल है। चलिए, हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का जो अपडेट चल रहा है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। 20 गेंद पर उन्होंने 59 रन बनाए, 6 छक्के 4 चौके, यानी छक्के ज्यादा चौके कम। 295 की स्ट्राइक रेट, यानी अगर 100 गेंद तक बल्लेबाजी कर लेते तो उनके नाम के आगे 295 रन होते। ये स्ट्राइक रेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बता दिया। ईशान किशन 35 रन, हेनरिक क्लासन 47 रन और कमिंदु मेंडिस ने भी 32 रन का योगदान दिया। तो कुल मिलाजुला के अगर देखा जाए अंकिता, तो मुझे लगता है जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये ठीक है कि हैदराबाद की टीम इस बार उस लय में नहीं रही पूरे सीजन में जिस लय शुरुआत किया था उन्होंने, पहला मैच खेला था उस तरह से, लेकिन फिर वो जो उसकी साख है, वो जो उसकी धाक है, उस तरह से नहीं खेल पाई। बावजूद इसके जब आप ऐसी टीम के विरोध में मैदान में उतर रहे हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, आपके पास है, आपका स्टेक है, आपके पास चांसेस अभी भी हैं कि आप प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तब शायद जिस तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी लखनऊ की टीम को, वो 205 रन बनाकर खुश नहीं होना चाहिए था। अगर वो 225 230 रन होते तो शायद आप इस मैच में बने रहते, क्योंकि ये नहीं भूलिएगा कि मैच 10 गेंद पहले ही हैदराबाद ने खत्म कर दिया था। अगर 230 भी होता तो शायद चेज हो जाता, लेकिन थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहट तब वहां दिखाई देती। बिल्कुल। और देखिए मतलब स्टार्टिंग जो है वो लखनऊ की टीम को बहुत बढ़िया मिल गई थी। मतलब 115 पर अगर आपका एक विकेट गिरता है तो आप मतलब गेम में थे, लेकिन उसके बाद जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स होता है। और फिर आपको पता है कि भाई जब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है और वहाँ से रन्स नहीं बनते, तो ये जब हम बात करते हैं मार्जिन के 30 या 35 रन जो है वो थोड़े से और बन जाते हैं, तो शायद ये गेम जो है वो लखनऊ के फेवर में जाता। लेकिन हम बार बार अपने शो में यही बात करते हैं कि भाई जो निचले क्रम की टीमें होती हैं वो कहती है कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही हैदराबाद की टीम ने भी लखनऊ के साथ किया। और लखनऊ की टीम में वो दमखम है, मतलब उनके जो टॉप ऑर्डर है उनका चलना, हर एक मैच में उन्होंने थोड़े थोड़े रन्स तो बनाए, लेकिन वही बात होती है जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो मतलब अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। हैदराबाद की टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। और जो पहला मैच हम बात कर रहे थे वो भी लखनऊ के साथ ही हुआ था। 286 रन जो है यहाँ पर बना दिए थे हैदराबाद की टीम ने। ईशान किशन का वो शतक भी आया था पहले मैच में। तो ये जब पता है कि आपकी टीम में वो दमखम है और जब टीमें प्ले ऑफ के रेस से बाहर हो जाती है तो और भी खतरनाक हो जाती है, जैसा कि हैदराबाद की टीम में देखने को मिला। अब यही है कि उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था लखनऊ की टीम का। मतलब अगर हम बात करें तो विदेशी प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। निकोलस पूरन, मिचेल मार्श ने अच्छी बल्लेबाजी की। और जो बार बार बात होती है कि वो टैग है जो 27 करोड़ वाला प्लेयर, वो कुछ नहीं कर पाया। तो अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाएगा, टॉप ऑर्डर में अगर रन्स बन गए, मतलब 115 पर अगर आपका एक विकेट गिरता है तो मेरे हिसाब से बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी ऋषभ पंत को लेनी चाहिए कि भाई हार का जिम्मेदार जो है उन्हें ठहराना बनता भी है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब 128 अभी तक रन थे और 7 और आप जोड़ लीजिए तो 135 रन जो है वो टोटल उनके हैं। तो ये डिजर्व जो है वो करते भी नहीं, और फैंस भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा प्रदर्शन जो है वो ऋषभ पंत के बल्ले से आई थिंक सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अभी तक का। बिल्कुल सबसे खराब रहा है और उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह से हैदराबाद के बल्लेबाज जो है वो लखनऊ के गेंदबाजों पर भारी पड़े। दिग्वेश राठी थोड़ा सा एक उन्होंने सीन भी क्रिएट किया, सीन भी क्रिएट हुआ कहना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को क्यों दोष दिया जाए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं आपको कि दिग्वेश राठी ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 26 रन बने, जिसपे 4 छक्के वो शामिल हैं बड़े करारे। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन दिए। इसके अलावा आकाशदीप ने 3 ओवर में 33 रन दिए। ये रहा लखनऊ के गेंदबाजों का जो लेखा जोखा है। यानी आप जब 205 रन डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आपको जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए वो गेंदबाजी नहीं दिखाई दी, वो प्लानिंग ही नहीं दिखाई दी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, अभी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं प्लेऑफ में, तो फिर जिस तरह का एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए था। और वो भी जो बात अंकिता ने कही कि जिस तरह की शुरुआत मिली थी उसको आप बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 235-240 रन बनाने चाहिए थे। कैसे, ये इस टीम को सोचना है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं कि कैसे बनाना चाहिए था, ये उनका काम है कि अगर आपको इस मैच को जीतना था, हैदराबाद की टीम आपके सामने थी, आप जानते हैं वहां बड़े हिटर्स हैं,
तो आपको रन्स करने चाहिए थे, तो वो रन्स भी नहीं हुए और फिर जो गेंदबाजी का आलम है वो हमने आपको बता ही दिया। चलिए अब वो बता देते हैं आपको कि वो तू मैं क्या हुआ क्या कि दिग्वेश राठी मतलब इस सीजन में क्या, अगर आप हर सीजन में देखेंगे तो कोई ना कोई घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ी जो है कुछ ना कुछ इस तरह का कारनामा करते हैं कि वो फेमस होते हैं। दिग्वेश राठी का इस बार वो जो एक स्टाइल था किसी भी खिलाड़ी को आउट करने के बाद जश्न मनाने का जो तरीका था, जिसमें वो बिल्कुल वो नोटबुक स्टाइल, जिसमें वो एक सिग्नेचर करते हैं, ऐसा लगता है कि चेक काट के दे रहे हैं अमिताभ बच्चन की तरह। भगवान जाने उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बता सकते हैं भाई। लेकिन हुआ ये कि कल के मैच में अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ वो साइन किया, वो साइन तो बाद में किया, उससे पहले उन्होंने उनको बड़ा एक एग्रेसिव तरीके से इशारा किया पवेलियन की तरफ कि बस अब जाओ तुम ऐसे ऐसे करके हाथ करके। तो वो शायद अभिषेक शर्मा को अच्छा नहीं लगा, वो फिर हेलमेट उतार के चले गए, फिर दोनों तरफ से अंपायर आ गए, खिलाड़ी आ गए और बातचीत थोड़ी सी कूल करने की कोशिश की गई। लेकिन मतलब वैसे तो बताऊं लालची मन से कभी कभी लगता है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा रोमांच हो जाता है, वरना इस तरह के मैचेस में चीज़ें जो है वो अगर दोनों टीमें आपको अगर पता है कि प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं तो फिर ये बात करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हाँ मसाला डाला इस जो खींचतान हुई, तू मैं हुई, उससे थोड़ा मसाला पड़ गया इस मैच में। बिल्कुल, लेकिन इससे फिर आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। मतलब हाँ, अगर बार-बार ये किसी खतरा तो सामने कैसा प्लेयर आ गया, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के अगर सामने आपने ऐसा कुछ सिग्नेचर किया या फिर धोनी के सामने आपने ऐसा सिग्नेचर किया तो आपके करियर पर भी जो है वो पूर्ण विराम लग सकता है। अभी आपका करियर जो है वो शुरू हुआ नहीं है। हर्षित राणा लकी रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, जिन्होंने साल 2024 में बढ़िया गेंदबाजी की और चलिए उनको टीम इंडिया में मौका भी मिला और अब थोड़े से शांत वो हो गए और बनना भी पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर लंबे रेस के घोड़े आप नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है, दिग्वेश जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वही है कि जैसे हमने कहा कि करने के लिए कुछ था नहीं, तो ये सेलिब्रेशन भी बनता है उनका। और चलिए ठीक है, अच्छी गेंदबाजी भी वो करते हैं और थोड़ा तू मैं अगर हो भी गई तो मतलब ठीक है। अगर लखनऊ की टीम प्रेशर में ज़्यादा थी, हैदराबाद का तो पहले ही पत्ता साफ हो चुका था कि भाई प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई है, तो उनके लिए करने के लिए बस वही था कि आप अच्छी बल्लेबाजी जो है वो अपनी बल्लेबाजी में, जो हम बार बार बात करते हैं कि प्लान बी प्लान सी जो आपका होता है वो आपका सिर्फ बल्लेबाजी में ही रहता है। तो बल्लेबाजी में अभिषेक नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने और यही चीज़ें दिखाती है। भले आपकी टीम प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से आपको हर एक मैच में, हर एक मुकाबले में जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप दिखेंगे। और हम बार बार बात करते हैं जो आप दिखता है वही बिकता है, तो वैसा ही जो है वो हाल इस मैच में भी देखने को मिला और बढ़िया मतलब प्रदर्शन जो है वो अभिषेक की तरफ से रहा। और थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है, जैसे हमने देखा है कि हर एक मैच में जब तक वो तड़का लगता नहीं तब तक मजा आता नहीं। तो आईपीएल जो है इसीलिए चर्चित भी रहता है अपने अलग अलग अंदाज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। हालांकि वही है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत जो है वो हैदराबाद के साथ बैड इन टेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लंबे समय तक मतलब विवाद के केंद्र में रहे। थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट, खिलाड़ी हैं, यंग हैं, हालांकि बाद में फिर कंधे से कंधा मिलाते नजर आए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप मतलब वो एक शेर भी है ऐसा कुछ कि दुश्मनी करो जम के लेकिन जब मिले तो शर्मिंदा ना हो, वशीर बद्र का शेर है शायद, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। चलिए खैर, लखनऊ पर आते हैं जहां पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कहां गड़बड़ी हुई। जब इतनी अच्छी शुरुआत मिली थी तो क्यों उस शुरुआत को हम बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कहानी ये है कि मार्श ने 39 गेंद पर 65 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 166.66। एडन मार्करम ने 38 गेंद पर 61 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 160.52। मध्य क्रम में निकोलस पूरन का भी बल्ला चला, 26 गेंद 45 रन 173.07 की स्ट्राइक रेट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अगला अपडेट दिखाइए तो समझ में आ जाएगा कि अच्छी शुरुआत क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाई बड़े स्कोर में, क्योंकि एक बार फिर नाकाम रहे कप्तान ऋषभ पंत। सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। ईशान मलिंगा ने अपनी ही गेंद पर कैच लपका बड़ा ही शानदार तरीके से, और कमेंट्री में उस वक्त ये बात भी हो रही थी कि जब आपकी किस्मत अच्छी ना चल रही हो तो सामने वाला गेंदबाज भी ऐसा कैच पकड़ लेता है आपको आउट करने के लिए जो थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि कल तो बहुत ज्यादा मुश्किल कैच था जो उन्होंने पकड़ा। 27 करोड़ की कीमत का दबाव था, वो ऋषभ पंत पर साफ दिखाई दिया। 12 मैच में 135 रन बने। पैसे किसी को काटते नहीं, और पैसे कोई ऋषभ पंत ने जाके फ्रेंचाइजी से नहीं कहा था कि मुझे 27 करोड़ दीजिए, फ्रेंचाइजी ने उनको 27 करोड़ रुपए दिए हैं। बावजूद इसके अब जो चर्चा है, अब जो टॉक ऑफ द टाउन है वो यही है कि क्या वो बैगेज 27 करोड़ का ऋषभ पंत पर पूरे सीजन में भारी रहा। अभी रनों को हटा देते हैं अंकिता, अभी 135, 235, 535 पर बात ही नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं उस बॉडी लैंग्वेज पे। आप रन नहीं बने, मान लिया, चलिए समझ में आता है, आपने एक स्टंपिंग छोड़ी, आपने एक कैच छोड़ा, यानी विकेट के पीछे भी आप वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आपसे एक्सपेक्टेड है या जो आपको करना चाहिए। कुल मिला जुलाकर आप कहें तो जैसे बड़े खराब नंबर आने पर टीचर पूछता है ना कि तुम्हारा दिमाग कहाँ था,
कर क्या रहे थे। मुझे बहुत लॉस्ट दिखे पर्सनली ऋषभ पंत इस सीजन में, मुझे बहुत तनाव में दिखे, बहुत दबाव में दिखे, और वो ऋषभ पंत जिनको हम जानते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही फ्री बर्ड जैसे होती है ना, जो आसमान में उड़ती है, वो ऋषभ इस बार तो स्टंपिंग में वो कमाल भी नहीं दिखा बिल्कुल बहुत बहुत बंधे हुए से लगे। वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगा कि बहुत दबाव में है, बहुत तनाव में है। अब देखिए मतलब थोड़ा सा फर्क रहा होगा उनके कीमत में, श्रेयस अय्यर की कीमत में बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, श्रेयस अय्यर ने प्रूव किया। और हमने देखा भी है कि भाई ऋषभ पंत ने दिल्ली की कप्तानी की है, और जब कप्तानी मिली है आपको तो वो कप्तानी कुछ तो देख के मिली होगी। और इतना बड़ा अमाउंट हमने जब ऑक्शन पे हम देख रहे थे तो अचानक से गोयनका जी कहते हैं कि नहीं स्टॉप, मतलब एक बड़ा उन्होंने मार्जिन लगाया कि 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ अगर टीम में शामिल किया तो वो कैलिबर भी ऋषभ पंत के पास ऐसा नहीं कि आईपीएल खेल लिया और इस आईपीएल में वो ट्रोल हो गया और कम रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने अच्छा किया है, इसके जो उनको गिफ्ट के तौर पर जो उन्हें मिला, लेकिन वही है कि बैगेज जो है वो संभाल नहीं पाया। और सिर्फ मैं वही बार बार कहूंगी कि एक खिलाड़ी का जो है वो प्रदर्शन नहीं होता। 205 रन जो है वो यहाँ पर लखनऊ की टीम ने बना लिए थे, और इस स्टेडियम में जो है वो 200 के पार रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि लखनऊ की टीम ने बनाया। लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी रही ना, गेंदबाजी में जो बिश्नोई की पिटाई हुई, जो 26 रन वहां से आए, वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। जब आपकी पिटाई होती है एक ओवर में, अगर आपके 26 रन खर्च हो जाते हैं तो तनाव में जो है वो कप्तान भी होता है। डेफिनेटली वो रवि बिश्नोई से भी बातचीत कर रहे थे कि भाई कैसे तुम बॉल डाल रहा है। सबसे पहली बॉल डाली, वाइड डाली, और उसके बाद तो फिर वो अभिषेक शर्मा ने पवेलियन में 2 बैक टू बैक जो छक्के लगाए, तो शायद वो प्रेशर में टीम रहती भी है। और साथ ही साथ एक किसी खिलाड़ी को इतना ज्यादा मेरे हिसाब से, चलिए ठीक है, क्योंकि आपने किया है, जब आप प्रूव करते हैं, आप बार बार बैटिंग अच्छी करते हैं, आप स्टंपिंग अच्छी करते हैं, आप कीपिंग अच्छी करते हैं, तो फिर फैंस भी चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि भाई विकेट के पीछे से जो खिलाड़ी अच्छा कर सकता है, जो बल्लेबाजी में अच्छा कर सकता है, वो इस सीजन क्या कर रहा है। तो वो गुस्सा जो है वो फैंस का रहेगा, वो आप आई थिंक मिटा नहीं सकेंगे। वो हर सीजन में आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है, उसी का जो खामियाजा है वो शायद आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपकी टीम ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। सिर्फ ऋषभ पंत के हिसाब से, मेरे हिसाब से अब वो बैड लक रहा होगा, शायद थोड़ा सा रहा होगा, अदरवाइज बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ उसमें कमी नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। बहुत चमकते हुए शाइनिंग स्टार है इंडियन क्रिकेट के। इंडियन क्रिकेट ने बहुत कुछ उनके अंदर इन्वेस्ट किया है, बहुत भरोसा दिखाया है उनके ऊपर। उन्होंने भी जबरदस्त फाइट लड़ी है। जो सड़क दुर्घटना उनके जीवन में हुई, उसके बाद जिस तरह का उनका पूरा का पूरा रिहैब था, जिस तरह से मैदान में वापसी थी, उसके लिए उनको सैल्यूट करना बनता है। लेकिन यहाँ पर कहानी वही हो गई कि जब 27 करोड़ रुपए का प्रेशर दिमाग में आ गया, तो फिर हर मैच से पहले ये बात जहन में आने लगी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं इस मैच में भी मुझसे रन ना बने। और वही डर उनकी कीपिंग पर भी दिखाई दिया, वही डर उनकी कप्तानी में दिखाई दिया। वरना 205 रन कोई इतना छोटा स्कोर भी नहीं होता कि आप ऐसे बिल्कुल हार जाए। आपको गेंदबाजी में जिस तरह के बदलाव करने चाहिए थे, आपको फील्ड प्लेसमेंट में जिस तरह का अग्रेसिव अप्रोच लेकर आना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई टीम 206 रन के टारगेट को चेस कर रही है 20 ओवर के मैच में, तो इतना आसान नहीं होता। सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है विरोधी टीम का कप्तान किस तरह से अपने रन्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो एक ऐसा सीजन जो ऋषभ पंत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं रहा, चाहे वो कप्तानी के तौर पर देख लें, चाहे कीपिंग के तौर पर देख लें, चाहे बल्लेबाजी के तौर पर देख लें। लेकिन हाँ, जैसा अंकिता ने कहा, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, शाइनिंग स्टार है। निकलेंगे इस बुरे वक्त से भी बाहर निकलेंगे, अच्छा करेंगे भविष्य में। ऐसा जैसे केएल राहुल के लिए बात हो रही थी कि भाई केएल राहुल टी20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, हर एक मैच में किया प्रूव। तो आई थिंक भाई सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं अंकिता, जो हम अगर बताएं और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी देखें तो उनको समझ में आएगा। हार्दिक पांड्या का जो पूरा का पूरा करियर है, आप देखिए किस तरह से वो आते हैं, फिर वो एक टिप्पणी करते हैं महिलाओं को लेकर, जिसकी वजह से वो बैन किए जाते हैं, अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। उसके बाद वापसी करते हैं तो फिटनेस का स्ट्रगल झेलते हैं। कप्तानी मिलने के बाद अपने ग्राउंड में बू किया जाता है, उनको जो है उनके ऊपर एक तरीके से छींटाकशी की जाती है। वहां से आकर फिर वो चैंपियन भी बनते हैं ना। तो ये एक खेल, थोड़ी देर पहले आज मैं शो में बात कर रहा था, खेल आपको हारना सिखाता है। ऋषभ पंत थोड़ा सा और मैच्योर हुए होंगे, हर हार जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। चलिए इसी नोट पर इस शो को आज के वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो गुजारिश हमारी हमेशा की तरह रहती है वही एक बार फिर दोहराएंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आईपीएल में बहुत सारा मसाला बचा हुआ है, दिग्वेश राठी हैं तो कुछ मसाला दूसरी टीमों में भी है, वहां से भी जो निकलेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मैच से पहले प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट पर और विस्तार से जानकारी देंगे। अभी इस शो में इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,